अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजी 9th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। तो आज हमारा पहला लेक्चर है और हम 2.1 टॉपिक के अंदर बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन लेंगे और उसकी थोड़ी सिग्निफिकेंस देखेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है और बायोडाइवर्सिटी होती है। तो बायोडाइवर्सिटी दो लफ्ज़ हैं, हमारे पास बायो है तो बायो से मीनिंग लाइफ होता है और डाइवर्सिटी से मीनिंग होता है वैरायटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्स होना, फैला हुआ होना। तो बायोडाइवर्सिटी is the variety of life। लाइफ का बहुत ज्यादा फैले होना, हम उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ना, ये असल में मेजर है। इससे हम देखते हैं कि एक जगह पर, एक एरिया में कितनी बायोलॉजी की, लाइफ की डाइवर्सिटी है, वहां पर कितने। अब मिसाल के तौर पे जो आम एरियाज हैं, सिटी एरियाज हैं, और जो फॉरेस्ट है, जंगल है, दोनों की बायोडाइवर्सिटी के अंदर फर्क होगा। तो बायोडाइवर्सिटी मेजर, ये मेजर है कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर लाइफ की कितनी डाइवर्सिटी जो है वो मौजूद है। ओवरऑल जो अर्थ के ऊपर अभी तक जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है वो ये है कि 2 मिलियन स्पीशीज हैज बीन डिस्कवर्ड। 2 मिलियन स्पीशीज अभी तक बायो की 2 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। और बायोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि अभी तक जो ये डिस्कवर हुई हैं और जो डिस्कवर होने वाली हैं वो इससे कई गुना ज्यादा है। तो ये है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लाइफ, इतनी वैरायटी है। तो इससे रिलेटेड हमारी बुक ना एक और बात बयान कर रही है कि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, एरिया के ऊपर, जहां पर हम मेजर करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। ये उस जगह पे डिपेंड करता है कि वहां पर कितनी वैरायटी ऑफ लाइफ मौजूद होगी। अब वो कहती है कि ये इक्वली जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, बुक ने 2 एग्जांपल्स दी हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स एंड पोल्स। ट्रॉपिकल रीजन्स, पोल्स। अब ट्रॉपिकल रीजन्स क्या है और पोल्स क्या है? आपको अर्थ के 2 पोल्स का पता होगा, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। वो साउथ और जो हमारे पास नॉर्थ पोल हैं, जिनको हम एस और एन से लिख देते हैं, ये कंप्लीटली आइस और स्नो से भरे हुए हैं। ऐसे ही है। तो वहां पर बड़े बड़े पहाड़ हैं और पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई है, यहां तक के बर्फ के ही पहाड़ हैं, आइस कैप्स हैं। तो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल के ऊपर। अब यहां पर उतनी वैरायटी ऑफ लाइफ आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पे ठंड बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन्स। जो आम हमारे एरियाज हैं, यानी कि उसमें जंगल आ जाता है, उसमें शहरी इलाके आ जाते हैं, ये ट्रॉपिकल रीजन्स है। इसमें जितनी बायोडाइवर्सिटी है पोल्स के अंदर नहीं है। तो ये बायोडाइवर्सिटी हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्या आप कहें ये 2 मिलियन स्पीशीज हर जगह ही मौजूद होंगी? ऐसे नहीं है। ये 2 मिलियन स्पीशीज पूरी की पूरी अर्थ पे फैली हुई हैं, कहीं ज्यादा है और कहीं कम है। डिपेंड करता है ये कौन सी स्पीशी किस एनवायरनमेंट को सर्वाइव कर सकती है, कि कौन सा एनवायरनमेंट उसके लिए ज्यादा बेनिफिट है, ये हमें स्पीशीज उधर उधर मिलेंगी। ये है बायोडाइवर्सिटी। अब बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस से रिलेटेड। हमारे पास जो इसकी सिग्निफिकेंस कह लें या आप इसको इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हमारे पास जो सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस है, उसका जो हमारा पहला स्टेप है वो है इको सिस्टम स्टेबिलिटी। अब इकोसिस्टम क्या है? ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मिलके जो एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। वो उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। हमारी बुक ने मिसाल दी है कि यहां पर जो हमारे पास बायो जियो केमिकल साइकिल्स हैं। अब यहाँ पर 3 लफ्ज हैं, बायो यानी कि उसके अंदर लाइफ इन्वॉल्व है, जियो से मुराद अर्थ है, केमिकल से मुराद कंपाउंड्स हैं, और साइकिल यानी कि आप सिंपल ये देखें कि हमारे पास जो केमिकल्स के लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है हमारे पास, उसके बाद नाइट्रोजन है,
उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन गैस है। ये जो हमारे पास गैसेज हैं, इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं कि जिनका एक प्रॉपर बायोकेमिकल साइकिल है जो अर्थ के स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर हो रहा है, और ये इसमें लाइफ इन्वॉल्व है, और ये केमिकल जो है इनका प्रॉपर साइकिल है। ये किस तरह से स्टेबल है? ये बायोडाइवर्सिटी के थ्रू स्टेबल है। मुख्तलिफ वराइटी ऑफ लाइफ, वराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन साइकिल्स को जो है वो रन कर रहे हैं और इनको जो है आगे चला रहे हैं। तो बायोकेमिकल जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, ये एज अ एग्जांपल इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर हमारी बुक दे रही है कि ये इसकी पहली सिग्निफिकेंस है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल हो जाता है, वो स्टेबल रहता है जब बायोडाइवर्सिटी स्टेबल रहती है। हमारा जो सेकंड है वो है क्लाइमेट रेगुलेशन। अब क्लाइमेट रेगुलेशन से क्या मुराद है? क्लाइमेट का मतलब होता है माहौल, और रेगुलेशन से मुराद उसको प्रॉपर तरीके से चलाना। अब जो क्लाइमेट रेगुलेशन है इसमें उसने हमारे पास बात की है कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड, कि प्लांट्स और जो हमारे पास एल्गी हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो चीज वो एनवायरनमेंट से अपने अंदर लेके जा रहे हैं वो क्या चीज है? वो हमारे पास है एब्जॉर्ब कह लें, यूज कह लें, किस चीज को? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? ये ग्लूकोज बना रहे हैं। अब ये फोटोसिंथेटिक है और ये इसको यूज कर रहे हैं। अब हाँ, यहां पर क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी। क्लाइमेट चेंज में जो ये वाली गैस है ना, इसका बड़ा रोल है। ये आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे जब क्लाइमेट चेंज वाला चैप्टर, क्लाइमेट वाला, एनवायरमेंट वाला चैप्टर आपके पास आएगा, तो आप वहां पर ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है। मैं आपको यहां पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये जो गैसेज है ना, इस तरह की और भी कुछ गैसेज है, वो अर्थ से आने, वो सूरज से आने वाली जो रेज हैं और जो हीट वाली रेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको वापस नहीं जाने देती। तो अगर ये गैसेज बढ़ेंगी तो हमारा क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज से क्या मुराद है? अर्थ के ऊपर ज्यादा वार्मिंग आ जाएगी, यानी कि गर्मी आ जाएगी। तो जैसे जैसे ये गैसेज स्टेबल रहेंगी, अपनी एक स्पेसिफिक रेंज से ज्यादा नहीं होंगी, इनको प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे, एल्गी एब्जॉर्ब करेंगी, इनको यूज करेंगे और इनको रिलीज करेंगे, और फिर जो एनिमल्स हैं वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, और ये जो है दोबारा एब्जॉर्ब, ये एक स्टेबल जो है ना सिस्टम चलता रहेगा। तो क्लाइमेट में उस तरह से चेंज नहीं आएगा जिस तरह से आज आ रहा है। और फिर वो ग्लोबल वार्मिंग के बड़े मसले हैं, ये आपका फिजिक्स का टॉपिक और ये अलग एक लंबा लेक्चर है। तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि क्लाइमेट रेगुलेट होता रहता है, प्रॉपर तरीके से चलता रहता है कि जब जो है बायोडाइवर्सिटी अपना मुकम्मल काम करती रहती है। तो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है नेचुरल रिसोर्सेस। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या मुराद है? कि वो चीजें जो हमें नेचर खुद दे रही है, हमें नेचर से मिल रही हैं वो चीजें। तो उसके अंदर हमारी बुक ने 4 एग्जांपल्स दी हैं। उसने हमें एग्जांपल दी है फ्यूल की, उसने हमें एग्जांपल दी है बिल्डिंग मटेरियल्स की, उसने हमें मेडिसिन की एग्जांपल दी है, और लास्ट पे फूड की एग्जांपल दी। तो ये 4 जो एग्जांपल है हमारे पास, फ्यूल है हमें नेचर दे रही है, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल में हमारे पास वुड आ जाती है, लकड़ी आ जाती है, इस तरह से और बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह हमारे पास मेडिसिन है, मेडिसिन हम जो है प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपने पिछले चैप्टर में जो है वो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ ली है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी हम मेडिसिन वगैरह जो है ना वो, ये तो चले एक बिल्कुल न्यू फील्ड है। उसके बाद हमारे पास फूड है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं जिनसे हम, मल्टीपल टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, फंजाई भी हैं कि जिनसे मशरूम, हमने अभी हम आगे पढ़ेंगे फजाई के अंदर मशरूम्स है, मशरूम्स को हम खाते हैं एज अ फूड। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये बायोडाइवर्सिटी हमारे सामने है, और ये तमाम चीजें जो है हम उसे नेचुरली ले रहे हैं। तो अगर बायो इतनी डाइवर्स ना होती तो हम इतनी वैरायटी ऑफ चीजें नेचर से नहीं ले पाते, हमारे पास सिंथेटिक चीजें हमें बनानी पड़ती। तो ये भी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की, कि ये चीजें हमें बाय नेचर हमें खुद ब खुद मिल रही हैं। तो हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स।
तो ये जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, अभी हमने ऊपर ये जो बात की है, हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल है, फूड है, फ्यूल है, भाई ये भी इकोनॉमिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर उसने कुछ इंडस्ट्रीज लिखी हैं, हम उन इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं। उसने सबसे पहले हमारे पास एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लिखी है, फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिखी है, और आखिर पे हमारे पास टूरिज्म लिखा हुआ। ये उसने थोड़ी सी एग्जांपल दी है। अब एग्रीकल्चर के अंदर आप देखें तो हमारे पास फूड भी आ जाता है, फार्मास्यूटिकल के अंदर देखें तो हमारे पास मेडिसिन आ जाती हैं, टूरिज्म ये एक नई चीज आई है कि हमारे जो है, हमने बात की थी पोल्स हैं, ट्रॉपिकल रीजन हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ लाइफ हमें मिलती है, तो वहां पर लोग उनको देखने जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर पेंगुइन्स हैं तो आपको पोलर रीजन में मिलेंगे, वो आपको ट्रॉपिकल रीजन में नहीं मिलेंगे। तो एज अ टूरिज्म लोग वहां पे जाते हैं, और वहां गवर्नमेंट्स या प्रॉपर जो प्राइवेट इदारे हैं वहां पे वो टूरिज्म पॉइंट को प्रॉपर तरीके से चला रहे होते हैं, तो उनकी इकोनॉमिक जो है ना स्टेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं कि जिनके अंदर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, टूरिज्म पॉइंट्स, तो वो कंट्रीज उसको प्रॉपर बिजनेस के तौर पे चला रही है और पूरा का पूरी कंट्री उसके ऊपर जा रही है। तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये हमारा बायोडाइवर्सिटी का हल्का सा इंट्रोडक्शन था, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस थी कि ये क्यों जरूरी है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछें। मिलते हैं अपने इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।